हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल की वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के बारे में वहाँ तक कवर कर लिया था, लेकिन बीच में कुछ इनकन्वीनियंस हुआ था और वीडियो कट हो गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं माफ़ी चाहूँगी। पर आज इस टॉपिक को कवर करके और इस चैप्टर को पूरा कवर करके हम लोग PYQ करेंगे और मेंस के क्वेश्चन भी लेंगे। मेंस के क्वेश्चन थोड़ा इजी लैंग्वेज पर है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को एक थोड़ा आप लोगों की स्किल डेवलप करने की भी कोशिश करेगी। दूसरा, आप लोगों को UPPSC और UPSC दोनों के पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को उस हिसाब से माइंडसेट बनाया जाएगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर में अब देखो, मैं अभी आप लोगों को जितना भी इस चैप्टर में थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है, वो आप लोगों को पूरा करवा के, ठीक है, आगे के क्वेश्चन दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मैम, मतलब मुझे अगली बार इसको रिवीजन करने के लिए एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनवा दीजिए, जिससे मेरे हर एक टॉपिक तुरंत 2 मिनट्स में रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो वो भी हम करवा देंगे। आप लोगों की सहमति अनिवार्य होगी उसके लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कल का कल ही बनवा दूंगी। ठीक है, जिससे आप लोगों को याद करने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, वैसे मैंने NCERT इसको इस तरह, इस चैप्टर को इस तरह पढ़ाया है जिससे आप लोगों को अभी तक कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, लेकिन बात याद करने वाली थोड़ा आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों की सहमति अनिवार्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे ज़रूर बताएंगे कि इस चैप्टर के शॉर्ट क्रिस्प नोट आप लोगों को चाहिए, तो कल के वीडियो में आप लोगों को मैं वही करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन अब कल जो थोड़ा सा बाकी चैप्टर बचा हुआ था उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों को प्रायर नॉलेज के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब जो आप लोगों ने 3-4 दिन की क्लास में बटोर के रखा है नॉलेज, ठीक है, इस चैप्टर के लिए, उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन देना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा तो रिकॉल आप लोगों को उसी क्वेश्चन से आज का आज ही हो जाएगा। ठीक है, जो बचेगा या फिर जो डाउट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कल शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए, वो आप लोग हमेशा के लिए इसको लिख कर कहीं रख सकते हो रिविज़न करने के लिए। फिर आप लोगों को दोबारा भविष्य में इस NCERT के इस चैप्टर की पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं होगी। ठीक है, अगर वो नोट्स आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, तो वो आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे नए आए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर UPSC और UPPSC के लिए पूरी तैयारी करवाई जाती है। आप लोगों को NCERT से मैंने शुरू करना चालू किया है। अभी मेरा चैनल नया है, ठीक है, इसी वजह से इसमें बहुत सारे बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए है। इसीलिए आप लोगों को खुद भी पढ़ना अनिवार्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी आवाज़ और भी आप जैसे बच्चों की तरफ पास पहुंच जाए और आप लोगों की तरह उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि कल मैंने आप लोगों को शील्ड ज्वालामुखी पढ़ाया था और उसके बारे में बता भी दिया था, लेकिन मैं गूगल पे इमेज उसके लिए ढूंढने गई थी और क्या हो गया था, उसी में बीच में वीडियो कट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शील्ड ज्वालामुखी को आप लोग फिर से पढ़ा देते हैं और उसके आगे की टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करवा देते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी भी हो जाए और चीज़ें समझ में भी आ जाए। देखो, ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब शील्ड ज्वालामुखी के बारे में फिर से पढ़ लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने बताया ही था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियाँ जो हैं वो शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होते हैं उन सब में से। ठीक है, और इसका मैंने आप लोगों को कल ही हवाई द्वीप एक एग्जाम्पल भी बता दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। ठीक है, और बेसाल्ट क्या होता है, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब आप लोगों को ये लाइन फिर से क्लियरिटी से याद आ गई होगी। जिन्होंने कल क्लास की होगी उनको तो पूरा याद होगा। ठीक है, यह लावा उद्गार के समय बहुत समय तरल होता है। ठीक है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल जो है वो तीव्र नहीं होती है। ठीक है, अब यदि किसी तरल निकास यानी कि वेंट से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल उबल रहा है। ठीक है, तेल उबल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या किया, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हुआ कि 1-2 बूंदे पानी की उस कढ़ाई के अंदर पड़ गई, तो क्या होता है, चिट करके छींटे पड़ने लगती हैं। उसी तरह से इसके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है। ठीक है, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है। ठीक है, अगर जब तक पानी नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब तक ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होते हैं, वरना कम विस्फोटक में ही इनकी विशेषता होती है, किसकी, शील्ड ज्वालामुखी की। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखने।
ठीक है, यही सब एग्जाम्पल करके आप लोगों को 2-3 लाइनें डाल के क्वेश्चन बन जाएंगे सीड ज्वालामुखी के ऊपर, फिर समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन बना कहाँ से। ठीक है, इन ज्वालामुखी में से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु यानी कि कोन बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ठीक, अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद अब हम लोग मिश्रित ज्वालामुखी यानी कि कंपोजिट वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, श्यान का मतलब होता है गाढ़ा या चिपचिपा, लावा उद्गार होते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें शील्ड ज्वालामुखी का, तो इसको थोड़ा कंपैरिजन अगर हम लोग करें हो तो ये बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या बताया था कि ये गर्म होते हैं। ठीक है, और गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार इनसे होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट से होते हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या, इस लाइन में क्या बोला गया था कि ये शांत होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भीषण विस्फोट से इनमें क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाश्म यानी कि पायरोक्लास्टिक पदार्थ व राख भी धरातल पर निकलती है। अब पायरोक्लास्टिक पदार्थ के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पायरोक्लास्टिक पदार्थ की हर एक एलिमेंट के बारे में बताया भी है, और ये भी बताया कि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। वही पायरोक्लास्टिक पदार्थ को 6 पदार्थ दिए गए थे। ठीक है, मतलब 6 स्टेटमेंट दिए गए थे, उसी में 6 एग्जाम्पल दिए गए थे, उसी में पूछा गया था कि ये इनमें से कौन पायरोक्लास्टिक यानी कि ज्वल खंडाश्मी का हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें 2 एग्जाम्पल गलत थे और 4 सही थे। ठीक, मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग भी जरूर देखोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2023 से लेकर 2025 के बीच में ही है, 3 साल के क्वेश्चन पेपर में है। मुझे एग्जैक्टली इतना याद है, पर ये नहीं याद है कि किस ईयर में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ इस वजह से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैरा पर मूव करते हैं। देखो, ये है मिश्रित ज्वालामुखी, ये है मिश्रित ज्वालामुखी। ये इमेज थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें थोड़ा दिखना मुश्किल है। मैं एक बार, आप लोग रुक जाइए, मैं एक बार फिर से गूगल पर जाकर ट्राई करती हूँ, शायद आज वीडियो ना कटे। मैं ट्राई करती हूँ तो आप लोगों को शील्ड और मिश्रित ज्वालामुखी दोनों दिखा दूँगी। 1 मिनट। चलिए, गूगल पे आप लोगों की इमेज मिल चुकी है। आई होप आप लोगों को इससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये देखो शील्ड वोल्केनो। ठीक है, अब इसकी इमेज आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। मैंने आप लोगों को वेंट बोला था, वेंट मतलब नलिका। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये लैंडफॉर्म है। ठीक, अब ये मैग्मा नली के रूप में ऊपर आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर नलिका का ऊपर वाला मुहाना बन गया। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, जेंटल बेसाल्टिक स्लोप ऑफ लावा। ठीक है, तो ये बन चुका है आप लोगों को बेसाल्ट स्लोप का मतलब बेसाल्ट लावा का स्लोप बना है, और उसके बाद ये वेंट और मैग्मा को दिखाया गया है। ये है शील्ड वोल्केनो। अब आप लोगों को कंपोजिट वोल्केनो दिखाना था। ठीक, तो ये देखो कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित। अब मिश्रित का मतलब होगा जब उसमें बहुत सारे एलिमेंट मिले हों, जैसा कि आप लोगों ने पायरोक्लास्टिक के बारे में पढ़ा ही है कि पायरोक्लास्टिक पदार्थ और बहुत सारे धूल कण वगैरह उसमें मिलकर, ठीक है, ज्वालामुखी लावा के साथ बहुत ज़्यादा विस्फोटक के साथ उद्गार करते हैं, तब ये बनता है। तो अब इसमें देखो, लावा आप लोगों को दिख रहा है, मिला है। ठीक, ऐश यानी कि राख आप लोगों को दिख रही है, ये मिली है। ये वेंट आप लोगों को एज इट इज़ ऊपर वाले वोल्केनो की तरह नलिका ऊपर मिल ही जाएगी। फिर मैग्मा तो है ही। ठीक, उसके बाद ये है ब्रांच ऑफ पाइप। ठीक, जो अंदर लैंडफॉर्म के अंदर बनती है और एक बहुत बड़े विस्फोटक का कारण बनती है। देखो, ये नली के रूप में निकल रही है, तो सिर्फ क्या कर रही है, सिर्फ इतना एरिया कवर कर रही है। ठीक, लावा जो है वो सिर्फ इतना एरिया सीधा कवर कर रहा है, लेकिन अब इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक, कंपोजिट वोल्केनो में तो पृथ्वी के अंदर ये यहाँ पर निकल रही है, ये यहाँ पर निकल रही है। तो जब ये एक साथ फूटेंगे तो मान लो कि ये इतना सारा एरिया नहीं कवर करेंगे, तो समझ लो कि इतना एरिया कवर हो रहा है वोल्केनो से। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को इसके बारे में समझ आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को एक कार्डेरा वोल्केनो दिखेगा। ठीक है, कार्डेरा स्थलाकृतियाँ भी आप लोगों को एनसीईआरटी में दी गई हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है, ये पहली एक पुरानी कोन बनती है। ठीक है, उसके बाद एक इसके ऊपर न्यू कोन बन गई। ठीक, अब जब एक मान लो कि बहुत बड़ा होल बन गया, तो इस होल वाली स्थलाकृतियों को जो ज्वालामुखी के ऊपर बनता है उसको कार्डेरा ही बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्मा है और ये ऐश है। ठीक है, इसके बारे में अभी नेक्स्ट पैरा हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को स्थलाकृतियाँ इमेज दिमाग में है ही, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर ये ऐश सिंडर वोल्केनो, सिंडर मतलब ये नलिका और ऐश मतलब राख का। ठीक है, जिसमें वेंट, मैग्मा, फाइन ऐश और सिंडर। ठीक, ये आप लोगों को दिख ही रहा है। उसके बाद ये फिशर वोल्केनो है, जिसमें जेंटल बेसाल्टिक स्लोप ऑफ लावा इसी तरह है।
अब इसका लैंडफॉर्म देखो किस तरह बना है। मान लो कि एक ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये पीछे एक नलिका के रूप में बन गई, मतलब ये जैसे इधर है वैसे ऐसे भी पीछे भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर है जिसको फिसर फिसर बोला गया है, और उसके बाद ये मैग्मा, ठीक है। अब आप लोगों को ये दिख चुका है वॉल्केनो के टाइप्स। अब आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में और भी क्लियरिटी महसूस होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपनी बुक पर चलते हैं। ये मैं अपनी बुक पर आ गई फिर से। उसके आसपास परतों के रूप में जमा होता है, जिनकी जमाव मिश्रित ज्वालामुखी रूप में दिखते हैं। तो मिश्रित ज्वालामुखी आप लोगों को अब सीधा समझ में आ चुका होगा कि वो पायरोक्लास्टिक राख, ठीक है, और उसके बाद धूल कण वगैरह से मिलकर बनते हैं। और ये क्या मतलब शीर्ष ज्वालामुखी से ज़्यादा क्या ज्वालामुखी उद्गार करते हैं, लावा क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा सक्रिय होती। ऐसे ही 2-3 पॉइंट आप लोगों को एनसीईआरटी के एज इट इज़ थोड़ा दिमाग में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कार्डेरा के बारे में मैंने आप लोगों को इमेज पहले ही दिखा दी है, अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में शीर्ष ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी और ज्वालामुखी कुंड यानी कि कॉल्डेरा अगर ऑप्शन में मिल जाए और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाने वाले इनमें से कौन है, तो आप लोगों को सिर्फ केवल एक ऑप्शन करना पड़ेगा, कार्डेरा का। ये चीज़ें याद करके रखो और क्वेश्चन दिमाग में खुद से छोटे बड़े हर तरह से बनाना सीखो, ठीक है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ऊंचा ढांचा, ठीक है, ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं, ठीक है। मतलब सोच लो कि एक ऐसे ज्वालामुखी है, ठीक है, और इसकी विस्फोटक क्षमता इतनी ऊंचे है कि जितनी ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो बहुत सारा लावा तो निकल ही रहा है, ठीक है। और जब बहुत सारा लावा निकल रहा है तो इसका गड्ढा गड्ढा ऐसे जो है बड़ा होता जा रहा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा होता जा रहा है। और जितना ही ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही इसका विस्फोट की वजह से नीचे भी फोर्स लग रहा है। तो जो ये पृथ्वी यहाँ पर थी वो अब यहाँ पर आ गई धंस के, ठीक है। तो अब ये गड्ढे की गहराई जो है इस गहराई तक यहाँ तक पहुँच गई और एक ऊपर पूरा गड्ढा बन गया, उसको बोलेंगे कार्डेरा, ठीक है। धसे हुए विध्वंस गर्त यानी कि लावा गिरने से जो गड्ढा बनते हैं वही ज्वालामुखी कुंड यानी कि कार्डेरा कहते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन मतलब इनके बहुत पास स्थित है, ठीक है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी जो है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को वो भी क्या कार्डेरा भी समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र यानी कि फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो क्या है, ये जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं, ठीक है। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, क्रमानुसार याद रखना। क्रमानुसार का मतलब पहले एक इसमें से लावा निकला, फिर अब एक इसमें से निकल रहा है, ठीक, फिर अब इसमें से निकल रहा है, ठीक, फिर अब इसमें से निकल रहा है, इस तरह से, ठीक है। और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप समझते हो, यानी कि दक्षिण वाला एरिया, ठीक है। दक्कन ट्रैप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार ज़्यादातर भाग पाया जाता है, ठीक है। जो महाराष्ट्र का पठार बना है वो इसी तरह से बना है। बृहद विशाल लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा याद रख सकते हो, बाकी इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप लोग मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी देख सकते हो, यानी कि मतलब इसको समझो जरा, मिड ओशियन रिच वॉल्केनिक, ठीक है। मान लो कि ये एक पृथ्वी का धरातल है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसको नीचे करो। अब आप लोगों को ये दिख रहा है, ये है अर्थ का लैंडफॉर्म, ये है ओशियन, ठीक है। अब ओशियन में नीचे जो है वॉल्केनो बन रहे हैं, ठीक है। अब वॉल्केनो के बनने से क्या हुआ कि ये और ये लैंडफॉर्म थोड़ा डाइवर्जेंस की वजह से इधर उधर खिसक गए। तो क्या बना, यहाँ पर ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर बन गए, तो उसी को बोलते हैं रिज यानी कि कटक, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ चुकी है। तो इन ज्वालामुखी उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिन में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है और अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी अगर नहीं समझ में आया तो उसकी टेंशन मत लो,
नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको समझने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। एनसीईआरटी कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ती है, ठीक है। अब ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ यानी कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले टाइप्स ऑफ वॉल्केनो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक गूगल पे इमेज में लेके आऊँगी, आप लोगों को उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पूरा इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रही इमेज। इस एक इमेज से आप लोग सारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को एक ही बार में समझ लोगे, ठीक है। देखो, अर्थ के अंडरग्राउंड से लेकर और उस ऊपर सरफेस तक जब लावा आता है, ठीक है, तो बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाते हुए आता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ के अंदर बहुत तरह की लेयर होती हैं और वो लेयर हर तरह से लावा जब निकलता है तो उसको निकलने में बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं अंदर ही अंदर। वही है, क्या है, वही वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला आप लोग पढ़ो बैथोलिथ। देखो बैथोलिथ क्या है, ये सबसे नीचे होता है। इसकी खासियत क्या है, ये सबसे नीचे होगा और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। और ये अंतर्वेधी निकाय, अंतर्वेधी इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सबसे नीचे है, ठीक है। तो अब ये एक बैथोलिथ के बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद अब देखो लोकोलिथ। लोकोलिथ ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये थोड़ा लोकोलिथ जो होता है वो लावा के निकलने के कारण, मान लो कि ये बैथोलिथ से लावा निकला, ठीक, और निकलते निकलते एक गुंबदाकार आकार बना लेता है पृथ्वी के अंदर ही, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लोकोलिथ बोलते हैं, ठीक है। अब लेपोलिथ देखो, लेपोलिथ, एक मिनट मैं देखूँ कहाँ है। तो लेपोलिथ इस इमेज में फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर लेपोलिथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेपोलिथ का आकार जो होता है वो तस्तरी नुमा होता है, ठीक है। एक थाल देखा है आप लोगों ने तस्तरी की तरह, इस तरह से लेपोलिथ पृथ्वी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को सिल दिख रहा होगा, ये है सिल, ऐसे पतली पतली नलिका, ठीक, और ऐसे ये सिल स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, तो इनको बोला जाता है सिल, ठीक है। ये ऐसे जो फॉर्म हो रही है स्ट्रक्चर लावा के निकलने की वजह से, ये सिल है, ठीक है। तो अब आप लोगों को सिल दिख रहा होगा, ये क्षैतिज होती हैं, ठीक। इनकी खासियत ये है कि ये क्षैतिज हैं, ठीक, तो ये बात याद रखोगे। फिर डाइक। अब आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाना है, डाइक। डाइक मिल जाओ, चलो छोड़ो, इसमें तो दिख नहीं रही मुझे। ये है डाइक स्ट्रक्चर। देखो सिल की खासियत क्या है कि सिल जो है वो क्षैतिज होता है, लेकिन डाइक क्या है, डाइक हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अब लावा प्लेट्यू क्या है, लावा का पठार जो बनता है उसको लावा प्लेट्यू बोलते हैं। फिर क्रेटर आप लोगों को पता ही होगा, एक मिनट, ये देखो सिंडर कोन, जैसे आप लोगों को मैंने ऊपर अभी लैंडफॉर्म में पढ़ाया था, ठीक है। और ये कार्डेरा आप लोगों को इसी में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये कंपोजिट वोल्केनो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनो मतलब जिसमें धूल कण, ठीक है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल सारे सब इसमें मिले होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है डाइक, मुझे दिख गई, ये है डाइक स्ट्रक्चर, ठीक। अब आप लोगों को डाइक भी समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये लोकोलिथ है, ठीक है। लोकोलिथ पहले ये देखो, ये लोकोलिथ गुंबदाकार है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, एक मिनट, हाँ, ये इरोडेड लेकोलिथ है, यानी कि अपर्दित है। देखो यहाँ पर गुंबदाकार आप लोगों को ऐसे पृथ्वी के अंदर धंसा दिख रहा है, पर यहाँ पर क्या है कि ये लैंडफॉर्म ऐसे है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर अपर्दित होकर खुल गया है, तो ये गुंबदाकार तो है ही, पर थोड़ा इरोडेड हो गया है, अपर्दित हो गया है, तो इस वजह से इसको इरोडेड लेकोलिथ लिख दिया है, ठीक है। कार्डेरा भी आप लोगों को अब समझ में आ चुका है। तो ये सारे वोल्केनिक लैंडफॉर्म थे जो आप लोगों को पढ़ना था, ठीक है। अब एक बार ये भी देख लो कि ज्वालामुखी से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक। तो हानि में पहला जलवायु प्रभाव, ठीक है। उसके बाद मतलब जब ज्वालामुखी से जो जलवायु प्रभाव को हानि पहुंचती है, यानी कि जब ज्वालामुखी होगा तो उसके पायरोक्लास्टिक मटेरियल में आप लोगों को पता ही होगा कि CO2, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी गैसें होती है जो निकलती हैं, जो कि हमारे जलवायु प्रभाव को क्षति पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद राख सबको पता है निकलती है, ठीक है। उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक। विषैली गैसेस भी निकलती हैं, ठीक। लावा से विनाश होता है भाई, जब अब ज्वालामुखी हुआ तो वहाँ से आसपास क्या होगा, ठीक है, विनाश भी तो होगा। फिर जन धन की हानि भी होती, तो ये आप लोग हानि में लिख सकते हो जब आप लोगों को क्वेश्चन मेंस में कभी भी आए, ठीक है। लाभ, अब भाई कुछ इससे लाभ भी हैं, ठीक है। तो लाभ में क्या है, पहला पर्यटन की दृष्टि से लोग देखने आते हैं, यानी कि टूरिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। नए द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक।
आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि ये काल्डेरा बना, ठीक, ये किससे बना, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही तो बना, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे आइलैंड भी हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, ठीक है। तो नए द्वीपों का निर्माण होता है, भूमंडलीय तापीय ऊर्जा में काम आता है, ठीक। खनिज संसाधनों में काम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स भी वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ निकलते हैं, ठीक। उपजाऊ मिट्टी भी बनती है, ठीक है। तो ये इसी पॉइंट के साथ अब ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। एक मिनट, देखो ये ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ जिसमें मैंने सारी आप लोगों को पढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद लैकोलिथ, बेथोलिथ, डाइक सब बता दिया, ठीक। अब यहीं से ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन यहीं पर आप लोगों को लिख के दूंगी, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन लेके जाऊंगी, आप लोग उसको बुलेट पॉइंट वाइज लिख के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जिससे आप लोगों को वो हमेशा के लिए याद हो जाए। बाकी जो आप लोगों को नोट्स के बारे में बताया वो कल आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दे सकते हो, तो कल उसी के आधार पर मैं काम करूँगी, ठीक है।